की आदत डाले हुए हैं, आपको रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आप थ्योरी को 2 4 5 बार रीड करके बैठा करें क्लास में, याद में आपको सब कुछ करा दूंगा और आपके क्वेश्चन अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सारी चीज पेपर में वही आएगी जो आप हमसे सुन रहे हैं, क्योंकि लिखी हुई चीजें एग्जामों में नहीं आती हैं। इसलिए सारे लोग क्या करते हैं, टीचर्स लोग आपने देखा होगा कि आपको बताते हैं कि जीएस कम फंस रहा है, जीएस में ये प्रॉब्लम आ रही है। आप मेंस लेवल को पढ़ने जा रहे हैं तो आपको अपने थॉट्स क्लियर करने होंगे, और जब थॉट्स क्लियर करते हैं तो आजकल थॉट्स के आधार पर जीएस आता है। किताबों में जो लिखा हुआ होता है आता वही है, लेकिन जब थॉट्स क्लियर होते हैं तो उसके रूप बदल जाते हैं पूछे जाने के, सिर्फ वर्ड बदल जाते हैं, उसके एग्जाम्पल बदल जाते हैं, उसके तरीके बदल जाते हैं। तो इसलिए यदि आप स्टडी करके बैठे होगे तो जो इसमें वर्ड दिए हुए हैं वो वर्ड आपको बड़े अच्छे से समझ में आने के हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे कि जो भी आपके लिए, इसलिए पहले से पीपीटी डाल दी जाती है कि भैया आप पहले से उसको स्टडी कर लें तो हम आपको पढ़ाएंगे तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी। नहीं तो मैं जब लेक्चर देना स्टार्ट करूंगा तो आपके मूड से ऊपर से निकलेगा, या फिर मैं वही कहानी पढ़ाने लगूं जो बाकी के लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब याद रखें कि आपको पहले से हर चीज की थ्योरी क्यों दी जा रही है कि एक बार आप जनरली आपकी नजरों के सामने से वो सारी चीजें निकलना क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो जब भी देखा करो चलते फिरते जो आपके पास थॉट है थोड़ा रीड कर लिया करो, उसके बाद आपको आसानी से क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ध्यान लेकर के जरूर चलेंगे। देखिए पहली बात अपन इसमें देख रहे हैं कि अपनी स्टार्टिंग क्या हो रही है, कि टॉपिक का नाम क्या पड़ा हुआ है कि प्रारंभिक पाषाण युग। तो इसका मतलब टॉपिक तो अपन इतिहास पढ़ने जा रहे थे। पिछले टॉपिक में अपन ने इतिहास की चर्चा कर दी थी कि इतिहास क्या होता है। अब इतिहास के पार्टों में अपन पढ़ने जा रहे हैं, एशियंट हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, प्राचीन इतिहास को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अपन किस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं कि प्रारंभिक पाषाण युग। टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कि प्रारंभिक पाषाण युग। थोड़ा ध्यान दिया करें कि जिस टॉपिक को पढ़ने हम जा रहे हैं, यदि इस टॉपिक का पहला ही हेडिंग ही समझ में आ जाता है तो उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो हमें बहुत आसानी से समझ में आना क्या स्टार्ट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बनना है, इंग्लिश क्या बोल देते हैं, अर्ली स्टोन एज। अब इसी को अपन ने देखा कि अर्ली स्टोन एज को क्या बोल देते हैं, प्रारंभिक पाषाण युग। अब प्रारंभिक पाषाण युग की बात की जा रही है तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाता है कि प्रारंभिक पाषाण युग को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको ही बोल दिया जाता है प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश से बोल देते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब ये आपको पता पड़ गया कि प्रारंभिक पाषाण युग ही को बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया, सीधा सीधा पेपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड किसको बोला जाता है, तो आंसर बन गया कि प्रारंभिक पाषाण युग को बोला जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रारंभिक पाषाण युग किसको बोला जाता है, तो आपको पता पड़ गया कि प्रागैतिहासिक काल को बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका पहला 0 नंबर का याद हो गया। याद करने का तरीका क्या होता है, यही छोटे लेवल में जीके क्वेश्चन आ जाते हैं, वर्ल्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े एग्जामों में इसके मीन्स पूछ ले जाते हैं। तो बस पैटर्न वही है, थ्योरी वही है, सिर्फ पढ़ने का तरीका थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जब कभी हम बड़ा एग्जाम्स भी फेस करें तो वो भी निकाल लें और छोटा एग्जाम भी क्या है आपका निकल के आ जाना चाहिए। तो एक पहली बात तो आपको समझ में आ चुकी है कि प्रारंभिक पाषाण युग को ही प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी क्या है जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारंभिक पाषाण युग को किस नाम से जाना जाता है, तो हमें पता पड़ गया। आंसर में 4 ऑप्शन आएंगे, पहला अपन लगा देंगे प्रागैतिहासिक काल को ही प्रारंभिक पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। अब बात ये आती है कि इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं, जब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें मतलब समझ में आना चाहिए कि जो प्रागैतिहासिक काल जो होता है ये किसको कहते हैं। यदि ये वर्ड का मतलब सही हमें समझ में आ गया तो इसके अंतर्गत जो भी थ्योरी लिखी होगी वो तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आना क्या हो जाएगी, स्टार्ट जाएगी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, स्टडी तो करते हैं लेकिन शब्दों का मतलब नहीं जानते, और यदि शब्दों का मतलब समझ में आ जाएगा तो शब्द से ही जुड़ी हुई तो सारी बातें लिखी रहती हैं। इसका मतलब हमें किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, शब्दों पर, क्योंकि यदि शब्द का मतलब समझ में आ गया तो शब्दों से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपके सामने आएंगी, वो आपको अपने आप याद होती हुई क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी। तो पहला अपन शब्द देखते हैं, वो अपना क्या मिल गया है, प्रागैतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझना। यहाँ पर मतलब ये बोला जा रहा है आपसे कहीं ना कहीं कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर जो इतिहास है तो इतिहास को सही इतिहास कहाँ से माना गया, इतिहास में क्या हुआ है।
तो हमने देखा कि इतिहास के अंतर्गत कहीं ना कहीं हमने समाज की घटनाओं का वर्णन किया है। और जब समाज की घटनाओं का वर्णन किया है तो किस समाज की घटनाओं का वर्णन किया है? तो हमने जो वर्णन किया है वो मानव समाज की घटनाओं का वर्णन किया है। तो इतिहास के अंतर्गत जो हम अध्ययन करने जाएंगे वो किसका अध्ययन करने जाएंगे? मानव समाज का अध्ययन करने जाएंगे, ना कि किसी अन्य समाज का। क्योंकि समाज तो सब में पाया जाता है। हम देखते हैं समाज चींटियों में भी पाया जाता है। एक चींटी जहां जाती है वहां सारी चींटियां उसके पीछे लग जाती हैं। हम देखते हैं एक मधुमक्खी जहां बैठती है उसकी सारी मधुमक्खियां वहां जाकर के बैठ जाती हैं। हम देखते हैं कि जैसे मान लो गाय है तो वो बछड़ी को दूध पिलाएगी, भैंस के बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, क्योंकि वो भी अपने समाज के लोगों को पहचानती है। तो इसका मतलब समाज का क्षेत्र तो बहुत व्यापक होता है। उस क्षेत्र में भी जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं इतिहास में, वो किसका अध्ययन करने जा रहे हैं? मानव समाज का करने जा रहे हैं। जब मानव समाज का अध्ययन करने जा रहे हैं तो मानव से जुड़ी हुई सारी चीजों का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलेगा कि मानव के जीवन में किन किन चीजों की आवश्यकता रही है, मानव ने अपनी आवश्यकताओं के आधार पर किन किन चीजों का आविष्कार किया, कैसे कैसे उसने अपने जीवन यापन को शुरुआत किया, जीवन यापन का बेस क्या था। तो ये सारी चीजों का अध्ययन ही हमें मानव इतिहास यानी इतिहास के अंतर्गत हमें क्या है करना पड़ता है। तो ये बातें समझ में आ गई नहीं? इसका मतलब टॉपिकों में जो कुछ पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? इंसान से जुड़ी हुई सारी बातें। अब बात ये आती है कि हमने हमेशा, आज भी हम देखते हैं, हम अपने घरों में रहते हैं तो पहले कहते हैं कि हमारे बाबा ये करते थे, बड़े बाबा ये करते थे, आज हम ये कर रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्वों वाला इतिहास उठाते हैं, उसके बाद अपने इतिहास की बात करने लगते हैं, हम अपने जमाने की बातें करने लगते हैं। तो वही चीज यहाँ हमें देखना है कि पुराने समय में कार्य प्रणालियां कैसे होती थी, मानव अपना जीवन कैसे जीता था, अपने जीवन जीने में उसने किन किन चीजों का आविष्कार किया, क्या क्या चीजें उसने विस्तार में की, उसी को आधार बनाकर आगे हम भी करते चले आए। तो इसलिए पहले अपन इसमें देखते हैं तो पहला वर्ड जो आता है वो क्या आता है? आपको पता पड़ेगा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? यही आपका जैसे मेंस लिख रहे होते हैं तो क्वेश्चन 2 नंबर में या 3 नंबर में पूछा जाएगा, उसी हिसाब से वर्ड में डिस्क्राइब करने देना है। जब हम वनडे एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन एक वर्ड में पूछ लिया जाता है कि भैया जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है तो क्या होता है? तो हम ये बता सकते हैं कि जो घटनाएं, यानी हम बोल सकते हैं कि मानव समाज की जो घटनाएं हैं, जो हमारे इवेंट्स हैं, यदि उनका लिखित वर्णन देखने को नहीं मिलता है उस काल को हम क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। तो मतलब मानव समाज की घटनाओं का जो वर्णन है वो लिखित में ना हो, नॉन रिटन डिस्क्रिप्शन जहां होता है वो उसको क्या बोल देते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें जो हमारी इवेंट्स हैं क्या इसका लिखित में वर्णन है? तो हमें आंसर पता पड़ गया कि जो बातें लिखित में नहीं मिली हैं उस काल को हम क्या बोल देते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो पहला वर्ड क्लियर हो गया ना? क्वेश्चन आएगा, आप समझ में आ गया कि इस इतिहास में कोई बातें हमें लिखित में नहीं मिली हुई थी। तो जब बातें लिखित में नहीं मिली तो उसको अपने बोल दिया प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब बात अपन इस पर डिस्कस करते हैं। तो पहली वर्ड जब आपका क्लियर हो गया तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि हमने कहीं ना कहीं कैसे करके पता लगाया होगा कि ये सारी चीजें ऐसे ऐसे हुई होंगी। तो अपन ने देखा कि कहीं ना कहीं पहले लिखी हुई बातें नहीं थी, तो अपन ने स्टार्ट क्या कर दिया? क्या लिखा हुआ कि 19वीं शताब्दी के बाद से भारतीय उपमहाद्वीप में कई ऐसे स्थलों की खोज हुई। तो कैसे स्थलों की खोज हुई? जो हमें पहले से पता नहीं था, न उनका कोई लिखित में वर्णन था। तो कहीं ना कहीं जो स्थलों की खोज हुई तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आपके प्री हिस्टोरिक स्थलों की खोज की गई। तो आपको पता पड़ गया कि 19वीं सेंचुरी में हमारी क्या होती है? प्री हिस्टोरिक प्लेसेस की क्या होती है? खोज होती है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से अपन उसको क्या करेंगे? बनाते हुए चले जाएंगे। बीच बीच में जो शब्द आएंगे उसकी मीनिंग को समझते हुए चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका प्री हिस्टोरिक प्लेसेस हैं इसकी खोज कब हुई, इसको डिस्कवर्ड कब किया गया। तो आपको पता पड़ गया कि 19वीं सेंचुरी में किया गया, 19वीं शताब्दी में किया गया। तो 19वीं शताब्दी के बाद की सारी घटनाएं जहां पर हमें इस स्थलों की क्या होती है? खोज होती है। अब कभी कभी क्वेश्चन इसी को घुमा दिया जाएगा क्वेश्चन के, इसीलिए तो आपको स्टडी करना, जो मैं तरीके बताता चल रहा हूं, तरीकों को समझ लोगे, क्लास की बात क्लास में याद हो जाएगी। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाएगा आपके सामने कि जो हमारा प्रागैतिहासिक काल स्थल जो है इनकी जो खोज हुई थी 19वीं शताब्दी के पहले हुई थी या 19वीं शताब्दी के बाद हुई थी। इसी क्वेश्चन को घुमा दिया। तो जैसे क्वेश्चन को घुमा दिया तो तुमने लाइन को जब अच्छे से पढ़ा तो आपको पता पड़ गया कि इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी?
बाद में हुई थी। तो एक एक लाइन को बहुत रीडिंग करें, याद नहीं करना है, सिर्फ रीडिंग करते रहेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। इसी लाइन में आपका स्मार्ट जीके बन गया, क्योंकि बच्चा तो इस बात को समझ लेता है लेकिन ये ध्यान नहीं देता है कि प्रत्येक वर्ड से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि भैया बाद में या पहले, तो बाद में स्टार्ट हुआ ना कि पहले स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन ये भी पता पड़ गया। दूसरा आपने पता पड़ गया कि जो ये खोज हुई थी, जो डिस्कवर किया गया था, वो कहाँ किया था, जितने भी जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप थे। तो आपको पता पड़ गया कि जो हमारे उपमहाद्वीप में आगे चल के आप पढ़ेंगे तो उसका भी आपको पता पड़ गया कि कहाँ पर खोजें की गई थी। तो आपको ऑलरेडी से पता पड़ गया कि भारतीय उपमहाद्वीप पर की गई थी। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन से आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। जो 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, पता पड़ गया कि हमें पता पड़ गया। पहला क्वेश्चन ये पता पड़ गया कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, तो आपको पता पड़ गया है इतिहास की जो लिखित घटनाओं का वर्णन नहीं होता है तो उसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। अब अपन को पता पड़ गया कि इसकी खोज कब हुई, तो अपन को पता पड़ गया 19वीं सेंचुरी के आसपास हुई। अब क्वेश्चन पता पड़ जाएगा कि 19वीं सेंचुरी से पहले हुई या 19वीं सेंचुरी के बाद हुई, तो हमें मालूम पड़ गया कि 19वीं सेंचुरी के बाद हुई। अब पता पड़ गया कि भैया जो सिस्टम ये कहाँ देखने को मिला, तो भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिला। तो मतलब एक लाइन से हम देख रहे हैं कि हमारे कितने टाइप के 0 लेवल के क्वेश्चन क्या हो गए, तैयार हो गए। तो ये पॉइंट तो सबको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछे जाएंगे और कैसे करके आंसर हम निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। अब बात आती है पॉइंट नंबर सेकंड में। देखिए सेकंड पॉइंट में हम देख रहे हैं, तो इंग्लिश हिंदी दोनों देखते चलेंगे। जो जिस बेस का बच्चा है उसको दोनों को समझने की कोशिश करेगा। जैसे अपन ने देखा अनुसंधानों की बात की जा रही है, तो रिसर्च की बात की गई। उसके बाद अपन ने देखा पुरातात्विक की बात की गई, तो अपन को पता पड़ गया पुरातात्विक क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशंस बोलते हैं। उत्खननों की बात की गई। तो इसका मतलब क्या होता है कि थोड़ा समझने की कोशिश करें। यदि शब्द हमें समझ में आ जाएंगे तो सारी चीजें अपने आप समझ में आती हुई चली जाएंगी। क्या होता है कि हम समय के अकॉर्डिंग हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। तो पहले जब कोई चीज हमें लिखित में नहीं मिली है तो हमें पता कैसे पड़ा कि पहले हम कैसे जीवन जीते थे, तो पहले मानव इतिहास का काल कैसा था, लोग कैसे करके अपने जीवन यापन करते थे। तो हमने कुछ रिसर्च करने चालू कर दिए। और रिसर्च चालू करना कैसे चालू कर दिए, तो आपने देखा पुरातात्विक उत्खनन। पुरातात्विक उत्खनन का मतलब हो जाता है कि हमने जमीनों को खोदना स्टार्ट कर दिया। जब जमीनों को हमने खोदना स्टार्ट कर दिया तो खुदाई के माध्यम से हमें कुछ तरह तरह की चीजें मिलना क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। जब चीजें स्टार्ट हो गई तो वहां से हमें पता लगने लगा कि हमारे प्राचीन समय में हमारे लोग कैसे करके जीवन जीते थे। तो अपन ने देखा जब अनुसंधानों की बात की गई, पुरातात्विक उत्खनन होने लगे, जगह जगह पे आपकी खुदाइयां चलने लगी, तो वहां से हमें ऐसा मिला कि पहले लोग पत्थरों के सामान को यूज करते थे। जब पत्थरों के सामान को यूज करते थे, जो वेपन्स होते थे वो पत्थर के मिले, इसलिए इस युग को पाषाण युग के नाम से भी क्या है, बोल दिया गया। समझ में आ गया ना, पाषाण युग क्यों मिल गया, क्योंकि शुरुआत में लोगों ने कहीं ना कहीं पत्थरों के माध्यम से सारी चीजें बनाई थी। उन पत्थरों के आइटमों को ही यूज करते थे, चाहे वो हसिया हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब पत्थरों के आइटम बनाए, उन्हीं से जीवन जीवन ने इतिहास कर दिया। तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि मानव इतिहास का वह काल जो सबसे लंबे समय तक चला है। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है, आपको प्रागैतिहासिक काल से मिलती है। क्योंकि यदि ये खुदाई नहीं होती तो शायद ये वस्तुएं नहीं मिलती, और यदि ये सारी चीजें नहीं मिलती तो हमें पता ही नहीं पड़ता कि पहले इंसान कैसे जीवन जीता था। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। पाषाण युग समझ में आ गया ना। पाषाण युग का मतलब हो गया कि जहां पत्थरों के वेपन्सों को, पत्थरों की चीजों का सबसे पहले मानव ने यूज किया। सबसे पहले मानव ने जो चीजें बनाना स्टार्ट कर दी वो पत्थरों की बनाना स्टार्ट कर दी, और जब पत्थरों की बनाना स्टार्ट कर दी तो उत्खनन में हमें पत्थरों की चीजें मिलना चालू हो गई। जिससे पता पड़ गया कि जो प्रारंभिक युग था वो पत्थरों का युग था, इसलिए इसको बोल दिया गया पाषाण युग बोल दिया गया। क्योंकि लिखित में तो कहीं नहीं मिला, इसलिए तो बोल दिया कि जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, जो चीज लिखित में नहीं मिली है, जिसका लिखित में कोई वर्णन नहीं मिला है, तो उस काल को हम बोल देते हैं पाषाण युग बोल देते हैं। तो जब हमें चीजें रूप में मिल गई, वस्तुओं के रूप में मिल गई, तो इसलिए इस युग को क्या बोल दिया गया, पाषाण युग मिल दिया गया। क्लियर हो गया ये पॉइंट आपका। इसके बाद अगले पॉइंट में आपने क्या लिखा हुआ है कि ये मानव की विकास, तकनीकी और इसको समाज की समझ के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण काल रहा है। तो यही तो मैंने आपसे बताया कि जब से पहले बार बार हमने आपको समाज की चर्चा की, तो भैया जो इस काल में अपन ने देखा तरह तरह की टेक्निक्स आई। पहले भैया उन्होंने पत्थर को बजाया होगा, आपस में धोखे से बच गए होंगे, तो आग का आविष्कार हो गया। जब आग का आविष्कार हो गया तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि कुछ चीजें ऐसी करें, उनको और
छोटा मोटा किया होगा तो कुछ और वेपन्स बन गए होंगे, पत्थर पेंडे हुए होंगे तो उनका कुछ और यूज किया होगा। तो ऐसे करके तरह तरह की डेवलपमेंट होना क्या हो गया, वस्तुओं के चालू हो गए, तरह तरह की तकनीकी होना स्टार्ट हो गई। इसलिए इसका लिखित वर्णन नहीं है। तो समाज का जो अपन ने देखा है इस काल है वो पाषाण युग का एक काल कहलाता था। क्यों कहलाता था? क्योंकि शुरुआत में इंसान ने सारी वस्तुएं जो बनाई थी वो किसकी बनाई थी, पत्थर की बनाई थी। लेकिन लिखित वर्णन नहीं है। खुदाई में जब वस्तुएं मिली तो उससे हमने आइडिया लगाया कि प्राचीन समय में हमारे लोग कैसे करके जीवन को क्या है जीते थे। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पाषाण युग पड़ गया। क्लियर हो गया। अब कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो आंसर आप आसानी से क्या कर लेंगे, लगा लेंगे, नहीं लगा लेंगे, बोलो। यस सर। अब अपन आते हैं कि अब आपको देखते हैं कि कुछ चीजों को यहां से देखते ही थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजों को अपन यहां समझने की कोशिश करेंगे, अगर तुरंत के तुरंत आपको याद हो जाएगा। अब अपन ने देखा कि 3 काल हमने देखे। यहाँ पर देखिए 3 वर्ड लिखे हुए, इसकी डेफिनेशन आपकी आप तुरंत के तुरंत याद हो जाएगी। पहला क्या लिखा है, प्रागैतिहास। तो यानी क्या लिखा, प्री हिस्टोरी। अब प्री हिस्टोरी क्या, तो अभी जैसे हमने लेक्चर दिया था वही समझाया ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा प्री हिस्टोरी क्या होती है। तो आपने देखा इसमें क्या लिखा कि उन घटनाओं का अध्ययन जो लेखन कला के विकास से पहले हुई थी, जिसे आमतौर पर 3 पाषाण युगों में क्या है दर्शाया गया, उस काल को क्या बोलते हैं, प्रागैतिहास यानी प्री हिस्टोरी। तो इसका मतलब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्री हिस्टोरी क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि जो हमारी लेखन कला से पहले की स्थिति थी उसको क्या बोल देते हैं, प्री हिस्टोरी बोलते थे। तो क्वेश्चन वैसे याद हो गया। अब पहली लेखन की कला थी तो तुमने अभी क्या समझा कि लेखन की कला से पहले कहीं ना कहीं पत्थरों की चीजें यूज की गई, इसलिए इसको कौन सा युग बोल दिया गया, पाषाण युग। और पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाषाण युग को कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो हमें पता पड़ गया कि पाषाण युग को कहीं न कहीं 3 भागों में क्या है डिवाइड कर दिया गया। तो पहला डेफिनेशन से आपकी सारी बातें क्लियर हो गई, बोलो। दूसरी बात, अब आपसे दूसरा बोला जाता है प्रोटो हिस्ट्री, आदि इतिहास। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदि इतिहास क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आदि इतिहास के बारे में देखा जाता है, इसमें क्या अंतर आपको मिले हैं। तो आदि इतिहास में क्या किया गया है कि कहीं ना कहीं आदि इतिहास और हम देखते हैं इतिहास। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदि इतिहास जो हमारा है वो क्या है, मतलब प्रोटो हिस्ट्री, फ्री हिस्ट्री और हिस्ट्री, ये तीनों में क्या डिफरेंट को शो करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रोटो हिस्ट्री होता है वो हमारे फ्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है, दोनों को जोड़ने की बात करता है। कहीं ना कहीं ये बीच का काल है जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ गई। जब बहुत सारी चीजें सामने आ गई तो इसका मतलब हमें प्रूफ मिलना क्या हो गया, स्टार्ट हो गए। तो आपने देखा कि बहुत सारे यहाँ पर हमें स्रोत मिलने स्टार्ट हो गए। इन स्रोतों से हमने आइडिया लगाना चालू कर दिया कि प्राचीन समय हमारा ऐसा समय था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्री हिस्ट्री क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि जो हमारी फ्री हिस्ट्री होती है वो हमारी प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच का जो समय है उसको हम बोल देते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब प्रोटो हिस्ट्री में क्या है, वही जो मैंने आपसे बोला वही लिखा हुआ है कि किसी भी सभ्यता या लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। तो लेखन कला तो इसमें भी नहीं हुई, लेकिन इसमें उस समय सांकिल कुछ साक्ष्य मिल गए। साक्ष्य क्या मिल गए, कुछ अभिलेख मिल गए, कुछ सिक्के मिल गए। इसका मतलब आपने देखा कि वस्तुओं का निर्माण यहाँ देखने को मिल गया, वस्तुएं बनी बनाई मिल गई। तो इसका मतलब इतिहास के लिए कुछ न कुछ उसने काम कानून चालू कर दिया। तो उस काल को आपने देखा कि क्या बोल दिया गया कि बीच की कड़ी में आपका काम करना उसने क्या कर दिया, चालू कर दिया। किसके बीच में, प्रागैतिहास और इतिहास के बीच में। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसका मतलब लेखन से पहले की कला प्री हिस्ट्री, फिर उसके बाद लेखन के बाद की कुछ वस्तुओं का सिस्टम, वो आपका क्या हो गया, आदि इतिहास हो गया। और अब आते हैं पुनः इतिहास में। तो जब लेखन कला आविष्कार हो गई, सारी चीजें लिखित में मिलने लगी, सारी चीजें लिखी जाने लगी, तो उन गतिविधियों को अपन ने बोल दिया इतिहास। तो तीनों में अंतर करना आ गया। कोई भी आपसे पूछता है फ्री हिस्ट्री, मतलब जहां लिखने की कला नहीं थी उसको क्या बोल दिया गया, फ्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, जहां वस्तुएं देखने को मिल गई वो हमारी क्या कहलाई, प्रोटो हिस्ट्री कहलाई। जहां हमें सारी चीजें लिखित रूप में मिलना स्टार्ट हो गई, रिटन मिलना स्टार्ट हो गई, उसको अपन बोल देते हैं हिस्ट्री। तो तीनों हिस्ट्रियों में आपको अंतर करना आ गया। अब पेपर में क्वेश्चन जैसे आ जाएगा तो हो गई, सारी चीजें लिखित में मिलने लगी, सारी चीजें लिखी जाने लगी, तो उन गतिविधियों को अपन ने बोल दिया इतिहास। तो तीनों में अंतर करना आ गया। कोई भी आपसे पूछता है फ्री हिस्ट्री, मतलब जहां लिखने की कला नहीं थी उसको क्या बोल दिया गया, फ्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, जहां बस
अब पेपर में क्वेश्चन जैसे आ जाएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जहां पर हमें लिखने की कला मिलने लगी, जहां लिखित चीजें हमें मिलने लगी, उस काल को किस नाम से जाना गया, तो उसको इतिहास बोल दिया गया। जहां पर सिर्फ वस्तुएं केवल आई लेकिन लिखी हुई बातें नहीं मिली, उसको प्रोटो हिस्ट्री बोल दिया गया। जहां पर बिल्कुल ही हमें क्या लिखी हुई चीजें नहीं मिली हुई हैं, उस काल को क्या बोल दिया गया आपको, फ्री हिस्ट्री बोल दी गई। तो तीनों में माइनर अंतर आपने बड़े आसानी से क्या कर लिए, निकाल लिए। अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़कर आते तो आपको टोटल सारी का सारा मैटर अपने आप याद होता हुआ क्या है चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, बोलो। क्लियर हुआ सभी का, बोलते चलो। इसका मतलब तीनों में अंतर आसानी से कर सकते हैं, बोलिए। रिस्पॉन्स दिया करो बेटा थोड़ा आप लोग। तो चलिए इसके बाद जी, तो इसका मतलब तीनों पॉइंट ये भी याद हो गए होंगे आपको। अब अपन ने देखा इसलिए लाइनें पढ़ के बैठा करो। जब लाइनें पढ़कर आप बैठेंगे तो आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। अब अपने अगली बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि नीचे लाइन क्या लिखा है कि इन तीनों अवधारणाओं को मिलाकर मानव सभ्यता के विकास और उसकी ऐतिहासिक यात्रा समझने में हमारी क्या मिली, सहायता। यदि तीनों चीजों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता पड़ता है कि हमारा मानव समाज कैसा था, उसने हमारी सारी चीजों को कैसे बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें एक वर्ड आता है मानव सभ्यता, मानव सभ्यता। अब मानव सभ्यता जो अपना वर्ड आ रहा है तो अपन ने देखा कि मानव सभ्यता की जो बात कर दी गई है तो कहीं ना कहीं जो हमारी हिस्टोरिकल जर्नी है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि ह्यूमन सिविलाइजेशन। ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात की जा रही, थोड़ा समझ के चलेंगे। अब ये वर्ड आपके लिए नया आ गया, यदि इस वर्ड का मतलब तुमने अच्छे से समझ लिया तो आगे चल के आपको सारी चीजें अपने आप ही समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी अपन लेटेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिविलाइजेशन क्या है। मानव तो तुम्हें पता है पहले से, लेकिन सिविलाइजेशन नहीं मालूम सिविलाइजेशन क्या है। और जब तक सिविलाइजेशन पता नहीं होगा तब तक आगे की जो भी थ्योरी वो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए नेक्स्ट टाइम से क्लास में स्टडी करके ही बैठेंगे, क्योंकि ये थॉट्स वाली क्लास है। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको थॉट्स सुनने को मिलेंगे और जो बच्चा थॉट्स सुन लेता है उसकी थ्योरी अपने आप याद हो जाती है, उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। पेपर में वही आता है जो थॉट्स आपको क्या है सुनाए जा रहे हैं। और यदि शब्दों का मतलब समझते हैं तो बहुत सारे आंसर अपने आप निकलते हुए चले आएंगे जो आपके नोट्सों में नहीं लिखे होते हैं। क्योंकि नोट्सों को आप कितना भी रट लेंगे, लेकिन हो सकता है ये शब्द, उदाहरण, एग्जाम्पल, चीजें बदल के आएंगी, फिर तुम कहोगे नोट्स में से फंसा नहीं है। इसलिए हमें थिंकिंग को डेवलप करना है, क्योंकि पेपर जो आता है वो आजकल जैसे आईएएस लेवल के जो पेपर आते हैं वो 80% थॉट्स पर डिपेंड होते हैं, और जो छोटे एग्जाम्स होते हैं वो 60 से 70% फैक्ट पर डिपेंड होते हैं। तो फैक्चुअल तो मैं आपको बताते ही चल रहा हूं, लेकिन थॉट्स को समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्री में यदि आपने थॉट्स अच्छे से समझ लिए तो मेंस राइटिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कुछ बच्चे अपने दिमाग में मेंटेलिटी बना लेते हैं कि हम तो छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए पढ़ने इतना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप इतनी छोटी बातें क्यों सोचते हैं? यदि आप आज इसकी स्टडी कर रहे हैं तो कल इन फ्यूचर में ये तुम्हारे काम आएगी। हो सकता है छोटे पदों पर मिलने के बाद तुम बड़े पदों की सोचने लगो। जब बड़े पदों की सोचने लगोगे तो पहले से बड़ा सोच के चले थे तो आगे की जो जर्नी है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए अपन यहाँ डिस्कस करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं। सभ्यता किसको बोलते हैं, सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं? तो देखिए समझिए थोड़ा सा। एक्चुअली क्या होता है कि एक वर्ड आपके सामने आएगा, संस्कृति आएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर। क्या बोलते हैं? कल्चर। अब किसी से यदि पूछा जाता है कि संस्कृति किसे कहते हैं तो वो संस्कृति को डिफाइन नहीं कर पाता, क्योंकि संस्कृति के अंतर्गत वो तो सोचने लगता है जो हमारे यहाँ के रीति रिवाज, परंपराएं वगैरह हैं, जो सिखाया जाता है वही संस्कृति है। ऐसा नहीं है। संस्कृति की यदि डेफिनेशन बोल सकते हैं तो संस्कृति बोल सकते हैं कि जितनी भी सृष्टि पे ऑल चीज जो है ह्यूमन क्रिएट हैं, जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएट की गई हैं, यानी मानव द्वारा निर्मित चीजें हैं। हिंदी बोल सकते हैं मानव द्वारा जितनी भी निर्मित चीजें हैं वो सब संस्कृति कहलाती हैं। यानी इंसान ने अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमेशा नई नई चीजों का निर्माण किया है। कल भी कर रहा था
आज भी कर रहा है और आगे भी करता हुआ क्या होगा, चला जाएगा। तो समाज को चलाने के लिए हमारी कुछ नीडेड होती है, उन नीडेड को पूरी करने के लिए हम तरह तरह के हमेशा आविष्कार करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं संस्कृति बोलते हैं। तो संस्कृति में आपने समझ गया कि सृष्टि पर जितनी सारी चीजें हैं वो मानव द्वारा क्रिएट की गई हैं, और वो क्रिएट किसके लिए की गई है, अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए चली गई। अब अपन थोड़ा इसमें समझेंगे कि संस्कृति भी दो प्रकार की होती है। आगे चल के आप देखेंगे सब इसी पे थ्योरी में लिखा हुआ। संस्कृति कितने क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा, संस्कृति कितने प्रकार की होती है, तो हमें पता पड़ गया। यानी कल्चर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक हमारी भौतिक संस्कृति होती है जिसको बोलते हैं मटेरियल कल्चर, एक हमारी अभौतिक संस्कृति होती है जिसको बोलते हैं नॉन मटेरियल कल्चर। तो हमें पता पड़ गया कि कुछ हमारे मटेरियल कल्चर है, कुछ हमारे नॉन मटेरियल कल्चर है। तो ये सब मानव ने ही तो बनाए, अपनी सुविधा के लिए बनाए। इसलिए इस थ्योरी में आगे चल के आप देखेंगे कहीं लिखा होगा भौतिक संस्कृति, कहीं मिलेगा आपको अभौतिक संस्कृति। तो यदि इन शब्दों के मतलब तुम्हें आ रहे होंगे तो जो लाइनें टिपिकल लग रही हैं वो लाइनें ऑटोमेटिक आपको सरल लगना क्या हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। तो थोड़ा समझिए भौतिक संस्कृति क्या होता है। भौतिक कल्चर जो हमारा मटेरियल कल्चर होता है, भौतिक संस्कृति के अंतर्गत जैसे हम लेकर चले कि इंसान ने, जैसे मान लो छोटे रूप ले लो, एक पेन ले लो, और पेन से लेकर के आपने देखा कि इंसान ने एरोप्लेन तक बना लिया, यानी हवाई जहाज तक बना लिया। तो ये भौतिक संस्कृति है। और आप देख रहे हैं भौतिक संस्कृति में रोज परिवर्तन हो रहा है। आज मोबाइल बन गया, फिर ट्रेनें बन रही हैं, हवाई जहाज बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें डेली बन रही हैं, तरह तरह की नई चीजें आती हुई चली जा रही हैं। परमाणु बम बनना है, कि कुछ बनना है, रोज नए नए रिसर्च हो रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अभी अपन देख रहे हैं एआई आ गया, ये सारे काम कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें हमारी भौतिक यानी मटेरियल कल्चर में आता है। अब उदाहरण आपसे पूछ लिया जाएगा एआई किस कल्चर का पार्ट है। अब रोज एआई सुन रहे हो लेकिन जीएस में आंसर नहीं लगा पाओगे, क्यों? क्योंकि तुम इस वर्ड का मतलब ही नहीं जानते थे। अब आपको पता पड़ गया कि एआई एक टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी को हमने किस में शामिल किया, मटेरियल कल्चर में शामिल किया। अब इसका मतलब तुम्हें शब्द का मतलब समझ में आ गया तो आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा मटेरियल कल्चर का पार्ट नहीं है, ऑप्शन में आपके सामने दे दिया जाएगा। जैसे उन्होंने दे दिया हवाई जहाज दे दिया, उन्होंने दे दिया परमाणु बम दे दिया, उन्होंने दे दिया एरोप्लेन दे दिया, और उन्होंने दे दिया लॉ यानी कानून दे दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा एक पार्ट आपका मटेरियल कल्चर में इन्वॉल्व नहीं करता। अब तुमको आगे पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो इसका मतलब यदि तो हमारी बातों को ध्यान से सुन लोगे तो लाखों क्वेश्चन, लाखों वर्ड आपके एक वर्ड में ही इन्वॉल्व है। इसलिए तो कहते हैं कि कुछ को जान करके बहुत का आइडिया लगाने की कला जिसके पास आ जाती है वही कंपटीशन निकाल पाता है। नहीं तो कंपटीशन तो अथाह है, क्योंकि इंक्रीज टू नॉलेज कंपटीशन का मतलब होता है। अब नॉलेज कितनी बढ़ा लोगे, कितना पढ़ लोगे। लोग कहते हैं 18 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो। कुछ नहीं ज्यादा पढ़ना है, स्मार्ट वर्किंग करना है कि जो शब्दावलियां हैं, जो वर्ड पावर, उनकी मीनिंग समझ में आ जाते हैं तो आपके हजारों क्वेश्चन अपने आप खिंचते हुए चले जाते हैं। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि हमारा मटेरियल कल्चर क्या होता है। थोड़ा समझिए क्योंकि आगे से और जुड़ा जाएगा। तो जो मटेरियल कल्चर है तो हम इसमें देखते हैं कि जो इसमें चेंजेस आते हैं बहुत तेजी से चेंजेस आते हैं। आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्योंकि इस पार्ट में किसको शामिल किया गया है, तकनीकी को। और जब तकनीकी आप देख रहे हैं डेली चेंज हो रही है तो इसमें डेली परिवर्तन होते हुए चले आ रहे हैं। जो डेली परिवर्तन चले होते हुए आ रहे हैं तो इसकी की जो कल्चर का जो हमारा एक पार्ट है, जो हमारा जिसको भौतिक संस्कृति बोलते हैं, इसी में से जो पार्ट निकल कर आया है, विकसित पार्ट, उसी को सभ्यता कहते हैं। तो आपको पता पड़ा कि सिविलाइजेशन का जन्म कहां से हुआ, किसका पार्ट है, मटेरियल कल्चर का, भौतिक संस्कृति का पार्ट है। तो भौतिक संस्कृति को ही सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आपने देखा कि कल वस्तुएं ये थी, आज वस्तुएं ये हैं, और आगे वाले समय में वस्तुएं इस तरह की होती हैं। तो जहां चेंज तेजी से हो रहा है उसको सभ्यता कहते हैं। और जो हमारी अभौतिक संस्कृति है इसको समझ लीजिए नॉन मटेरियल। तो जो अभौतिक संस्कृति है, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत इंसान ने क्या किया, अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए समाज को चलाने के लिए इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक इसको क्या कर दिया, लिखित कर दिया गया, और एक इसको अलिखित कर दिया गया। तो समाज को चलाने के लिए हमें वस्तुओं के साथ साथ में कहीं ना कहीं हमें नियम कानूनों की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना नियम कानून, परंपराओं, रीति रिवाजों की कोई भी समाज कभी संचालित
नहीं होता है, तो इसलिए उसने दूसरे तरह की चीजें, वस्तुओं के अलावा कुछ नियम बनाए, कुछ परंपराएं बनाए, कुछ रीति बनाई, और जो उसको कुछ चीजों को लिखित में कर दिया और कुछ चीजों को अलिखित कर दिया। तो इसलिए जैसे उदाहरण के रूप में हम समझें तो हमारे यहाँ अभौतिक संस्कृति का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है, हमारा संविधान है, लिखित है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो कैसा है, लिखित रूप में है। और बहुत सारे जो हमारे घरों में रीति रिवाज होते हैं, जैसे विवाह आ रहा है तो विवाह में खुइया हो रहा है, कई और भी रीति रिवाज हैं, तो बहुत सारे कल्चर हैं, परंपराएं हैं जो हमारे पूर्वज करते चले आ रहे थे, उसी को देखते हुए हम करते हुए चले आ रहे हैं। तो ये दोनों चीजें समाज में व्याप्त है ना। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि हमारा संविधान किस कल्चर का पार्ट है, तो आपको पता पड़ गया नॉन मटेरियल कल्चर का क्या है, पार्ट है। रोज संविधान सुनते हो, नियम किस कल्चर का पार्ट है, तो आपको पता पड़ गया कि किसका है, नॉन मटेरियल का पार्ट है। अब क्वेश्चन पूछ ले जाएगा जो विवाहों में हमारे संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में किसके अंतर्गत किसका पार्ट है, तो अभौतिक संस्कृति का पार्ट है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन जीएस में जो आते हैं, जो नोट्सों में लिखे हुए नहीं मिलते हैं, ना किताबों में लिखे हुए मिलते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारे वर्ड पावर क्लियर नहीं है। यदि हम वर्ड पावर को क्लियर कर लें तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तरह तरह के आपके एग्जाम्पल्स आएंगे, तरह तरह की चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन आंसर सब उसी वर्ड में ही छुपे होते हैं। ये तो जनरली तौर पर आपको जीएस के तो लिए कुछ थॉट्स दे दिए जाते हैं, कुछ लाइनें टेस्ट दे दिया जाता है कि इसको ध्यान में रखते हुए जो सामने वाले ने लेक्चर दिया है वो सारी बातें आपको याद आ जाएं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, रटने में लगे रहते हो। तो रटी हुई चीजें पेपर में नहीं आती हैं। पेपर में अब जो आने लगी हैं वो समझी हुई चीजें आने लगी हैं। इसलिए जब डेली स्टडी किया करो तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि घर से पढ़कर आया करो, और घर से जब आप पढ़कर आएंगे तो मैं जो शब्द हैं इन शब्दों को एक्सप्लेन कर दूंगा। आप भी किसी भी वर्ड को हमसे पूछ लिया करो कि सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। जिस दिन तुमने वर्डों का मतलब पूछना चालू कर दिया, समझ जाना तुम्हें पढ़ने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि 80% तुम्हें ऑल टाइम याद रहेगा और 20% का आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन किसका करना पड़ेगा, जो फैक्ट है। तो इसका मतलब हमें समझने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि रटने पर। अभी आप लोग ध्यान किस पे ज्यादा देते हैं, रटने की आदत ज्यादा है, समझने की आदत कम है। तो रटी हुई चीजें बहुत कम समय चलती हैं और समझी हुई चीजें लॉन्ग टाइम तक चलती हैं। तो कंपटीशन उसी बच्चे का निकलता है, ध्यान रखें, कि जो समझता है। क्योंकि हमें अपने डाटा को लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में कैसे रखें, क्योंकि जो आज याद करते हैं 2-4 दिन बाद भूल जाते हैं। तो इसका मतलब लॉन्ग टाइम याद रखने का तरीका है उसकी अंडरस्टैंडिंग करना। यदि शब्दों का मीनिंग सही समझ में आ जाएगा तो लॉन्ग टाइम तक मटेरियल तुम्हारे दिमाग में बना रहेगा, और लॉन्ग टाइम तक जिसके माइंड में मटेरियल बना रहता है उसी का सिलेक्शन होता है। पढ़ते सभी लोग हैं। तो लॉन्ग टाइम तक मटेरियल को रखने के लिए जो मैंने तरीका आपको सिखाया कि जितने भी शब्द हैं उन शब्दों का मीनिंग समझा करो। जैसे मैंने अभी समझा दिया संस्कृति है, तो संस्कृति में से आपने देखा भौतिक निकला। अब जब भौतिक निकला तो भौतिक में से अपन ने देखा कि बहुत सारी हमारी वस्तुएं निकल आई। अब अपन ने देखा उसी में से भौतिक निकला। तो संसार में 2 ही प्रकार की तो चीजें हैं, कुछ भौतिक हैं जिसको हम टच कर लेते हैं, जिसको हम टच नहीं कर पाते वो अभौतिक हैं। तो इंसान ने अपने जीवन में 2 ही प्रकार की चीजों का प्रयोग करना चालू किया है, कुछ भौतिक चीजों का, कुछ अभौतिक चीजों का। तो कुछ हम भौतिक चीजों में हमारी जिन चीजों को हम टच कर लेते हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिनको हम टच नहीं कर पाते हैं वो हमारी अभौतिक में शामिल हो जाते हैं। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस में देखने को समझ में आ सकता है। तो यही सारी चीजों का पूरे मानव समाज में क्या किया जाता है, अध्ययन कर दिया जाता है। तो भौतिक चीजों में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, क्योंकि आज अपन देख रहे हैं कि भाई जैसे मोबाइल ही ले लो, तुमने कहा आज आईफोन का ये पॉइंट आ गया, ये आ गया वर्जन, ये वर्जन आ गया, ये वर्जन आ गया, तेजी से परिवर्तन हो रहा है। और जबकि हमारे नियम कानून परंपरा के वो नहीं बदल रहे हैं। कल भी शादी में 7 फेरे कर रहे थे तो आज भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो कल्चर है, कल्चर के अंतर्गत जो अभौतिक पार्ट है, इसमें परिवर्तन स्लो मोशन में होते हैं। और जब स्लो मोशन में होते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ ले जाएगा कि तेजी से परिवर्तन किस में होता है, तो भौतिक में होता है, और स्लो परिवर्तन किस में होता है, अभौतिक में होता है। तो जिसमें तेजी से परिवर्तन होता है उसी को सभ्यता बोलते हैं। तो आपने देखा हम किसका अध्ययन करने जा रहे हैं, क्या लिखा है ऐतिहासिक यात्रा में, मानव सभ्यता की जो बात कर दी गई है। तो आपने देखा मानव सभ्यता के विकास की ओर बढ़े हैं। तो मानव सभ्यता आप समझ में आ गया कि सभ्यता में डेली ही परिवर्तन हो रहा है, और किसका पार्ट है, वो भौतिक यानी हमारा फिजिकल कल्चर का क्या होता है, पार्ट होता है। तो उसमें मटेरियल शामिल हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास कर लेंगे आपकी, और रीडिंग करके बैठेंगे आप लोग।